Hello everyone, welcome to the third lecture of KPS NCERT module Indian Polity। आज हम अपने डिस्कशन क्लास 7th इंडियन पॉलिटी से कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने काफ़ी कुछ सीखा। आज आगे बढ़ते हुए हम शुरुआत करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से और उसके कुछ फीचर से। तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे हमें पता है हमारा देश एक डेमोक्रेटिक नेशन है, एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें होता क्या है, एक डेमोक्रेटिक नेशन की जो शुरुआत जहां से हुई वो उसका एक प्रिंसिपल है, वो है सेपरेशन ऑफ पावर। अब सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, इसके लिए पहले एक राजा की और एक मोनार्की की थ्योरी समझनी पड़ेगी जिससे हमें डेमोक्रेसी क्लियरली समझ आए। तो बेसिकली जब मोनार्कीज होती थी, एक राजा होता था, राजा के पास 3 तरह की पावर्स होती थी। वो कानून बनाता भी था, वो कानून को लागू भी करवाता था, और किसी को सजा देनी है तो सजा का फाइनल फैसला भी, अगर कोई और भी सजा दे रहा है तो फाइनल फैसला तब भी राजा के अंडर होता था। तो बेसिकली ओवर द टाइम फिलोसफर्स, मोंटेस्क्यू जैसों ने, इनके बारे हम एथिक्स की क्लास में पढ़ेंगे, तो उन्होंने पता लगाया कि क्या ऐसे रीजंस हैं, मतलब उन्होंने अपनी खुद की थ्योरीज दी कि क्या ऐसे रीजंस हैं कि जो ये राजा हैं ये तानाशाह बन जाते हैं, ये डिक्टेटर्स बन जाते हैं। बिकॉज ट्रेडिशनली हमेशा राजा का एक कंसेप्ट रहा है कि राजा को हमेशा एक वेलफेयर, एक फिलोसफिकल राजा होना चाहिए। फिलोसफिकल राजा क्या होता है, ऐसा राजा जो अपनी प्रजा बारे सोचता है। पर ऐसा हमने बार बार हिस्ट्री में देखा है कि ऐसा हर बारी नहीं होता कि राजा अपनी प्रजा बारे सोचे। वो अपने खुद के इंटरेस्ट को, अपने कुछ करीब के लोगों के इंटरेस्ट को हमेशा सबसे ऊपर रखता है। तो ऐसे थिंकर्स ने, ऐसे फिलोसोफर्स ने थ्योरी दी कि अगर तुम्हें एक अच्छा देश बनाना है, एक स्टेबल देश बनाना है, और लोगों के हाथ में अगर एक्चुअली तुम चाहते हो पावर रहे, तो तुम इन 3 पावर्स को अलग अलग कर दो। लेजिस्लेटिव पावर, कानून बनाने की पावर अलग, एग्जीक्यूटिव पावर, कानून लागू करने की पावर अलग, और जुडिशियल पावर, कानून को और कानून के ऊपर लोगों को जज करने की पावर अलग। तो इसी के ऊपर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बना है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, हमारे इंडिया में जो सबसे टॉप बॉडी है लेजिस्लेटिव की, कानून बनाने की, वो है इंडिया की पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा। इनके बारे में हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। दूसरी एग्जीक्यूटिव की शुरुआत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट सिटीजन है, वहां से लेके जो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, IAS IPS, ये भी एग्जीक्यूटिव है। इनका काम है जो कानून बना है और कोई भी जो जुडिशरी की तरफ से रूलिंग आई है उन्हें सोसाइटी में लागू करवाना। आप देखते ही हैं आपकी आम इंट्रैक्शन चाहे डायरेक्ट ना हो, पर कहीं ना कहीं आपके चारों ओर एग्जीक्यूटिव्स लगातार कानून को अप्लाई करवा ही रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल इनके अंडर है। लास्ट जुडिशरी का काम है सबसे पहले तो ये देखना कि जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है, क्या वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर ही आता है। दूसरा, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, क्या उस कानून के मुताबिक ही वो काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो उन्हें ऑर्डर्स जारी होते हैं कि इस काम को पूरा किया जाए या इस तरीके से पूरा किया जाए। थर्ड, जो सिटीजन्स हैं, क्या वो लॉ मान रहे हैं, और जो नहीं मानते, लेट्स सपोज कोई फ्रॉड करता है या कोई चोरी करता है या कोई मर्डर करता है, उन्हें सजा देने का काम भी जुडिशरी का है। तो इन तीनों को एक साथ हम कहते हैं कि ये 3 पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इन 3 पिलर्स के ऊपर टिकी हुई है। अगर ये 3 पिलर्स ना हो तो डेमोक्रेसी अपने आप कोलैप्स कर जाएगी। ये तीनों पिलर्स में से कोई दूसरे से बड़ा नहीं है, तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तीनों एक दूसरे के ऊपर नजर रख के बैठे हैं। इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक रख के बैठे हैं और तीनों को बराबर पावर है, तो तीनों में बैलेंस भी बना हुआ है। और आजकल एक 4th पिलर भी रेफर किया जाता है जो ओवर द टाइम डेमोक्रेसी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है, जो इन तीनों के ऊपर नजर रख के बैठा है। वो है मीडिया का, चाहे वो न्यूज़ मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो। हर जगह जो भी रिपोर्टिंग होती है, इवन आपकी फिल्म्स और जो भी हो गया, ये सब कुछ भी इसी में ही आ गया।
कोई भी जो सोसाइटी में, पॉलिटी में कोई भी चीज, इश्यू को हम कवर करते हैं इनके थ्रू, या सोशल मीडिया आपने देखा ही ये ट्रेंड्स कैसे कैच कर लेते हैं। तो ये चीजें क्या करती हैं, हमें डायरेक्टली गवर्नेंस के अंदर तक लेके जाती हैं, हमें बताती हैं सरकार में चल क्या रहा है, कैसे चल रहा है और क्या एक्शन सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। अगर लोगों को पसंद आएगा तो पॉजिटिव चीजें ट्रेंड करेंगी, नहीं आएगा तो नेगेटिव चीजें भी ट्रेंड करती हैं। इससे सिटीजन्स की एक रेगुलर पार्टिसिपेशन, तो होता क्या था पहले, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारी हर 5 साल बाद ही जाके एमपी और एमएलए हमें आंसर करने आते थे। सोशल मीडिया ने एक ऐसा प्रेशर क्रिएट कर दिया है कि लगातार सिटीजन्स की तरफ से फीडबैक इन तीनों इंस्टीट्यूशंस को जाता है। अगर कोई भी गलत करेगा, साथ के साथ सोशल मीडिया और मीडिया जब रिएक्ट करती है तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को और जो लेजिस्लेचर में है हमारे एग्जीक्यूटिव्स को और जुडिशरी को, उन्हें विचार करना पड़ता है कि सिटीजन्स का क्या रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। पर वो रिएक्शन हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही होना चाहिए, पर एक सब्सटैंशियल बेस मिल जाता है रिएक्ट करने के लिए। क्लियर? तो मीडिया का ये रोल है। अब मीडिया और भी बहुत सारे रोल्स प्ले कर सकती है, जैसे कि इसके अलावा सोसाइटी के बहुत सारे इश्यूज उठाना, ठीक है। तो मीडिया कैसे रोल प्ले करती है, कैसा लोगों को दिखाती है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि क्या चीज आपके आगे आएगी और आपका क्या पर्सपेक्टिव बनेगा। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है ब्रांडिंग का। ब्रांडिंग होती क्या है, बेसिकली किसी ब्रांड को बार बार जब सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है या टीवी पे एड्स चलाई जाती हैं तो लोगों का एक पर्सपेक्टिव बनने लगता है कि ये ब्रांड अच्छा है। तो कई बारी कई चीज अच्छी ना होते हुए भी बार बार उसे दिखा दिखा के सोशल मीडिया या न्यूज मीडिया, टीवी मीडिया, कोई भी मीडिया आपको मजबूर कर सकता है ये सोचने के लिए कि ये चीज ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये एक कंज्यूमर माइंड पे डैमेजिंग फैक्टर भी प्ले कर सकता है। इसका दूसरा रोल पॉलिटिक्स में कैसे आता है। पॉलिटिक्स में क्या होता है, एक ट्रेंड ओवर द टाइम, सिर्फ इंडिया में नहीं सारी दुनिया में है, उसे कहते हैं पेड न्यूज, खरीदी हुई न्यूज। इसमें होता क्या है, स्पेशल प्रोपागेंडा चलाए जाते हैं, यहाँ तो अपने फेवर में या जो तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन में खड़ा है उसके नेगेटिवली। तो होगा क्या, न्यूज मीडिया पैसे चार्ज करेगा और उसके बाद तुमने क्या क्या अच्छा किया है, क्या क्या लाइफ में अचीव किया है, यही सब कुछ दिखाते रहेंगे। तुम्हारे ओपोनेंट ने क्या क्या बुरा किया है, कैसे वो किसी चीज के लिए कैपेबल नहीं है, वो दिखाते रहेंगे। इससे होगा क्या, ओवर द टाइम एक पर्सपेक्टिव बनता है कि आप एक बेटर कैंडिडेट हो दूसरे से, बिकॉज कंज्यूमर्स को फीड ही उतना किया जा रहा है, दूसरा पर्सपेक्टिव फीड ही नहीं किया जा रहा। ये पेड है तो इस कारण न्यूज मीडिया बायस होता है जिसने पैसे दिए हैं। तो जो बेसिक रोल है मीडिया का डेमोक्रेसी में वो इससे डैमेज होता है। तो फिलहाल इसके ऊपर कोई ज़्यादा रोक नहीं है, पर ओवर द टाइम इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रही है इसके ऊपर पकड़ बनाने की, पर जब तक नहीं बनती यही रियलिटी है कि ज़्यादातर न्यूज़ मीडिया ऐसे ही फोकस चलता है। जो कैंपेन के पैसे देगा न्यूज़ मीडिया एक्चुअली उसके साथ ही ऑपरेट करता है। इसके बाद बेसिकली एनसीईआरटी में आगे बढ़ते हुए जो चीज समझाई है वो इस कंसेप्ट से थोड़ी से अलग है। अब थोड़े से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाली चीजें एनसीईआरटी में थोड़ी बताई हुई हैं। सबसे पहली चीज जो है वो है मार्केट्स। हम मार्केट्स को लगातार एक्सेस करते हैं चीजें खरीदने के लिए, और चाहे वो डेली नीड्स हो चाहे वो लॉन्ग टर्म नीड्स हो। तो मार्केट्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। कैसे? सबसे पहले तो जो आपकी लोकल आपकी नेबरहुड शॉप्स हैं। नेबरहुड शॉप्स क्या होती हैं? नेबरहुड शॉप्स होती हैं जो जहां से आप अपना रोज का सामान डेली नीड्स खरीदते हैं। जैसे आपके डिपार्टमेंटल स्टोर आपके घर के आसपास होंगे, वो आपके नेबरहुड शॉप्स हैं। ऐसी शॉप्स में यूजुअली लोग एक दूसरे को पहचानते भी हो सकते हैं, और यहाँ पे लेन देन थ्रू कई बार क्रेडिट भी चल पड़ता है। इससे थोड़ा सा बढ़ के होती है वीकली मार्केट्स। वीकली मार्केट्स हमारे यहाँ पे जैसे मंडी लगती है,
मंडी की कोई ना कोई जगह होती है, हमेशा स्पॉट होता है कि हर हफ्ते किस दिन कहाँ पे मंडी लगनी है, तो वहाँ पे ही एक दिन के लिए वो मार्केट लगती है, ज़्यादातर गुड्स बेचे जाते हैं, उसके बाद वो मार्केट अगले दिन कहीं और मूव हो जाती है। तो ये होती है वीकली मार्केट्स, हफ्ते में एक बार एक स्पॉट पे लगती है। यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम कम होता है बिकॉज यहाँ पे रेगुलर रिलेशंस नहीं बन पाते, ठीक है, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तीसरे टाइप की जो आजकल इमर्जिंग ट्रेंड है वो है शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्सेस का। बड़ी दुकानें, मॉल्स एक ऐसा कंसेप्ट इमर्ज हुआ है कि एक ही छत के अंडर बहुत सारे ब्रांड्स एक साथ होना ताकि आपको वैरायटी एक ही जगह पे मिल सके। तो ये आजकल का पॉपुलर ट्रेंड है, पॉपुलर मार्केट्स हैं, ये तेज रफ्तार से स्पीड पकड़ रही है ये ट्रेंड। और लास्ट है आपके जो आजकल उससे भी ज़्यादा धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है और एक्चुअली हर एक के घर में पहुंचता जा रहा है, वो है ऑनलाइन शॉपिंग। तो ऑनलाइन शॉपिंग जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और भी जितने हों, ये 3 सबसे बड़े नाम जो हैं इंडिया में। तो ये 3 लगा लो, बाकी क्या कहते हैं ग्रोसरीज में जैसे बिग बास्केट, ग्रोफर्स, ये सब हो गए। तो ये है क्या, कोई भी तुम्हारी नीड्स हैं, चाहे वो कपड़ों से लेके कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके कोई भी प्रोडक्ट हो, हर चीज़ तुम ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू सर्च कर सकते हो, वेब ब्राउजर्स के थ्रू सर्च कर सकते हो, जो आपको चाहिए आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, आपके घर आ जाएंगे। तो टोटल ये 4 मार्केट्स होती हैं, नेबरहुड वाली, वीकली, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस या मॉल्स, और फोर्थ है तुम्हारे ऑनलाइन मार्केट्स, ठीक है। अब ये सब आपस में कैसे ऑपरेट करते हैं? बेसिकली प्रोडक्ट्स आते कहाँ से हैं? प्रोडक्ट्स की एक सप्लाई चेन होती है। अब सप्लाई चेन होती क्या है, एक कोई ना कोई प्रोड्यूसर होगा जो सामान को बना रहा होगा, मतलब बिल्कुल रॉ मटेरियल जो बना रहा होगा वो प्रोड्यूसर होगा। उसके बाद उस रॉ मटेरियल को एक प्रोसेस करने वाला पर्सन होगा जो मैन्युफैक्चर करता होगा उसे। उसके बाद कोई ऐसा पर्सन होगा उस मैन्युफैक्चरर से वो बल्क में सामान खरीदेगा, उसे कहेंगे होलसेलर। होलसेलर उसके बाद क्या करेगा, हर शहर के दुकानदारों के पास अपने लोग भेज के या खुद जाके सेल करने को करेगा, जहां से हम खरीदते हैं उन्हें कहते हैं रिटेलर्स। तो होता क्या है, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर। तो पहली सप्लाई, पहले 3 सप्लाई चेन्स में कंज्यूमर डायरेक्टली कभी रोल नहीं प्ले करता, बिकॉज वहां पे चीजें हमेशा बल्क में खरीदी जाती हैं। ऐसा तो है नहीं आज तुम शर्ट खरीदने गए हो एक साथ 1000 शर्ट्स खरीद लाओगे, पर एक होलसेलर हमेशा 1000 के लॉट्स लेके आएगा और रिटेलर्स को आगे वैसे ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कई बार मार्केट थोड़ी शॉर्ट भी होती है कि मैन्युफैक्चरर और होलसेलर बिल्कुल सेम पर्सन होते हैं, तो आगे रिटेलर्स भी क्वांटिटी में ही सामान खरीदते हैं। रिटेलर ऐसा पर्सन होता है जो आपको 1 या 2 पीस जो कपड़ा देगा उसके थ्रू ही आप खरीद पाओगे, बल्क बाइंग पीछे होती है। तो ये पूरी एक सप्लाई चेन होती है, हर कॉमोडिटी की अपनी सप्लाई चेन बनी होती है, चाहे वो आपके एग्रो प्रोडक्ट्स हों, वीट फ्लोर कहाँ से आना है, कौन सी कंपनी प्रोसेस करेगी, उस प्रोसेस करने के बाद जिस बैग में डालना है उस बैग को बनाने के लिए भी कंपनी लगी हुई है, उसके बाद फाइनली पैक होके बल्क में आपका आटा सारा कहीं ना कहीं जाएगा, उसके बाद वो रिटेलर्स के पास पहुंचेगा। ऐसा आपके लोकल मार्केट तक जो आटे के बैग आते हैं वो ऐसे आते हैं। तो ऐसे ही बाकी सारी कमोडिटीज भी हो सकती हैं। इसमें एक सिस्टम जो इम्पॉर्टेंट है वो बताना इम्पॉर्टेंट है कि ये बेसिकली रूरल एरियाज में कई जगह पे किया जाता है, और ये ट्रेडिशनली, अब धीरे धीरे इसका ट्रेंड कम हो गया है, पर ये पुराना सिस्टम है, एंशिएंट मिडीवियल टाइम्स में फॉलो किया जाता था, जिसे कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। अब पुटिंग आउट सिस्टम क्या होता है? पुटिंग आउट सिस्टम अभी भी कई जगह पे प्रैक्टिस किया जाता है, ऐसा नहीं है ये खत्म हो गया है, पर ये एंशिएंट और मिडीवियल टाइम का ज़्यादा सिस्टम है। पुटिंग आउट सिस्टम क्या होता है, जो बेसिकली मर्चेंट है जिसने फाइनली सामान बेचना है, वो क्या करता है, वो रॉ मटेरियल खुद खरीदता है, उसके बाद रूरल हाउस होल्ड ज़्यादातर वहाँ जाके, हमारे जैसे इंडिया में होता है कि रूरल हाउस होल्ड्स में जाके वहाँ पे महिलाओं को काम दे दिया जाता है कि ये रहा सारा आपके लिए रॉ मटेरियल, इससे आप मुझे बताइए कितने टाइम में आप मुझे प्रोडक्ट तैयार करके दे सकते हैं।
तो जितने टाइम में प्रोडक्ट तैयार हो सकता है वो वापस उतने टाइम में रूरल एरिया वापस आता है, वो सारे फिनिश प्रोडक्ट्स उठाता है, उन्हें पेमेंट करके चला जाता है। तो इसे कहते हैं पुटिंग आउट प्रोडक्ट। पुटिंग आउट सिस्टम क्या होता है? पुटिंग आउट सिस्टम होता है कि एक जिसने सामान बेचना है वही मर्चेंट सामान का रॉ मटेरियल भी खरीद रहा है, वही कपड़ा बना रहा है और वही एंड में बेचेगा। तो पुटिंग आउट में क्या हुआ? रॉ मटेरियल खरीदा, किसी का आउटसोर्स कर दिया, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट उसने रिसीव कर लिया। ये है पुटिंग आउट सिस्टम। नेक्स्ट एनसीईआरटी 7th क्लास में जो डिस्कशन है वो है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे, इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम। तो बेसिकली हमारा हेल्थ केयर सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम और प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। पब्लिक में तुम्हारे पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स जो सबसे लोअर लेवल पे होते हैं उससे लेके जो तुम्हारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कुछ गवर्नमेंट के जो हैं, जैसे एम्स हो गया, PGI-MER हो गया, या और भी बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। बिल्कुल बेसिक रूरल एरिया में एक तुम्हारी पब्लिक हेल्थ सेंटर से लेके हाईएस्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तक ये हैं पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि एक प्राइवेट क्लिनिक या डिस्पेंसरी से लेके एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तक हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में भी। अब इसमें क्या देखने वाली बात है, इंडिया के एक हेल्थ सेक्टर में एक बहुत ही नोटेबल जो चीज़ है, हमारा हेल्थ सेक्टर ज़्यादातर अर्बन सेंटर फोकस्ड है। यानी कि रूरल एरिया के लोगों को पहली बात तो एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही है, और इसके चलते हुए लेट्स सपोज कोई रूरल एरियाज में बीमार हो जाता है, उन्हें एक तो ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ेगा, दूसरा उनका एक्सपेंडिचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिकॉज अर्बन सेंटर्स में जाके लेट्स सपोज कोई लॉन्ग टर्म डिजीज होगी तो तुम्हें रहने का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा वो एडिशनली उठाना पड़ता है रूरल एरियाज में। ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों हेल्थ केयर सिस्टम में ट्रेंड है। प्राइवेट तो खासकर ज्यादातर अर्बन सेंटर्स में फोकस है, पब्लिक में जो सिर्फ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स जहाँ पे डायग्नोस्टिक जैसी चीज़ें हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या बुखार खांसी ऐसी चीज़ें ही ट्रीट हो सकती हैं, कोई भी मेजर चीज़ नहीं हो सकती, वो ही इलाज अवेलेबल है। हर मेजर चीज़ के लिए आपको हमेशा अर्बन सेंटर्स में जाना पड़ेगा। एनसीईआरटी से बियॉन्ड जाते हुए मैं आपको एक एडिशनल नॉलेज यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एडिशनल नॉलेज ये है कि ओवर द टाइम एक नई चीज़, बिकॉज हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती जा रही है, हमारे आईटी सेक्टर बढ़ता जा रहा है, टेलीकॉम सेक्टर बढ़ता जा रहा है, 4G जैसी स्पीड्स आ चुकी हैं, 5G दुनिया में लॉन्च होने के उस पर। तो हम ओवर द टाइम क्या कर रहे हैं, एक नई चीज़ सिर्फ इंडिया में नहीं सारी दुनिया में मर्ज हो रही है, उसे कहते हैं टेलीमेडिसिन। अब टेलीमेडिसिन होता क्या है? टेलीमेडिसिन बेसिकली ऐसा एक ट्रेंड है जहां पे लेट्स सपोज ये जो पब्लिक हेल्थ सेंटर हैं जो विलेज लेवल पे सेट किए जाते हैं, वहां पे डायग्नोस्टिक्स के इक्विपमेंट्स प्रॉपरली प्लेस कर दिए जाएंगे, चाहे डॉक्टर्स स्पेशलिटी वाले ना भी हों। अब वहां पे ऐसे ट्रेंड लोग हों जो लेट्स सपोज किसी का फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी हो गया, वो एक्सरे करके रिपोर्ट्स तैयार कर पाए। रिपोर्ट तैयार होने के बाद क्या होगा, डॉक्टर को थ्रू स्कैनिंग, थ्रू ईमेल्स उन्हें भेज दी जाएंगी। उसके बाद जो डॉक्टर कहीं अर्बन सेंटर में बैठा है वो उन रिपोर्ट्स को रीड कर सकता है, स्टडी कर सकता है, और उनके ऊपर जो भी प्रिस्क्राइब्ड चीज़ें हैं, ठीक है, एक्सरे फ्रैक्चर तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ होगी, मतलब पर विलेज लेवल पे फ्रैक्चर्स का किसी ने चढ़वाना है वो आराम से फैसिलिटी तब भी मिल जाती है, ठीक है, थोड़ा सा चाहे ट्रैवल करना पड़े पर आसपास मिल जाएगी। पर फ्रैक्चर हुआ कैसे है, हेयर लाइन फ्रैक्चर है, कैसा फ्रैक्चर है, कितने फ्रैक्चर है, एक एक्सपर्ट ओपिनियन एक अर्बन सेंटर में बैठे हुए एक एक्सपर्ट के थ्रू आएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। लेट्स सपोज ये तो चलो छोटी सी चीज़ थी, कोई बड़ी बीमारी भी हो, बार बार तुम्हें ट्रैवल ना करना पड़े, रेगुलर चेकअप्स भी हों, जैसे वो टेलीमेडिसिन के थ्रू, एक वेबकैम्स के थ्रू एक पर्सन ऐसे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में बैठ के अपने आप अर्बन सेंटर्स के डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएगा अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो ये एक ऐसा ट्रेंड है जो हम इसे इस तरीके से देख रहे हैं, हम का मतलब है कि सरकार इस तरीके से देख रही है कि जो हमारे हेल्थ सेक्टर में गैप्स हैं वो इसके थ्रू फिल किए जा सके।
ठीक है, तो सबसे तो यही पब्लिक हेल्थ सेंटर बेसिकली ब्लॉक लेवल पे आते हैं, कुछ विलेजेस का एक होता है, विलेज लेवल पे तो बिल्कुल ही डिस्पेंसरी लेवल का होता है हेल्थ सेंटर, वहाँ पे तो ट्रेन डॉक्टर्स भी नहीं होते, सिर्फ डायग्नोस्टिक के लिए कुछ पर्सन होते हैं। और आपके ज़्यादातर जो फैसिलिटीज़ होते हैं, जो ज़्यादातर मल्टी स्पेशलिटी जैसे हॉस्पिटल्स हैं, कैंसर, एड्स, हार्ट, ऐसी कोई भी चीज़ें ट्रीट करवानी है, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट जो हेड क्वार्टर्स है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की कंसंट्रेशन है अर्बन सेंटर की, वहीं पे जाके ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये एक तरह से बहुत ज़्यादा लैकिंग है इसमें। अब हेल्थ में आता क्या क्या है, हेल्थ सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, बेसिकली ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में तो खासकर हम फिजिकल हेल्थ को ही सबसे ऊपर मानते हैं, मतलब नॉट ट्रेडिशनली। आजकल एक चीज़ जो हम आम डिस्कशन में भूल जाते हैं वो है मेंटल हेल्थ। लेट्स सपोज कोई पर्सन शायद बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा हो, कोई चोट कोई कुछ नहीं है, कई बारी ऐसे लोगों को मेंटल डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन किसी भी चीज़ से हो सकता है, कोई बुरे मार्क्स से लेके कोई बहुत ही सीरियस चीज़ लाइफ में हुई है, कोई ट्रॉमा, एक्सीडेंट या किसी की डेथ, किसी भी चीज़ से डिप्रेशन हो सकता है। तो इंडियन सोसाइटी एक्चुअली मेंटल हेल्थ को बहुत ही लाइटली लेती आई है, सोसाइटी अपने आप में। पर ओवर द टाइम एक पॉजिटिव ट्रेंड बनता जा रहा है कि मेंटल हेल्थ को लाइटली नहीं लेना, बिकॉज इंडिया में जो सुसाइड का रेट है वो इसी कारण ज़्यादा है। जैसे माना जाता है कि हर 20 मिनट में कोई ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एक पर्सन सुसाइड करता है, तो ऐसा कहीं ना कहीं वहाँ पे डिप्रेशन का फैक्टर ज़रूर बन रहा होगा कि उन्हें सुसाइड करना पड़े। अगर उनकी सही टाइम पे मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट हो पाए तो सुसाइड जैसी चीज़ें इंडिया में बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो लोगों से इस चीज़ बारे बात करनी ज़रूरी है। किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना कभी कोई बुरी चीज़ नहीं हो सकती, जान बचाने से ऊपर कुछ नहीं है किसी की। ठीक है, तो अगर कोई जाए, तो अगर आपका कोई नोन जाए तो कभी उसे अलग अलग नामों से या उससे ये मत कहना कि क्या तुम पागल हो गए इसलिए जा रहे हो। नहीं, पागल बहुत बड़ा शब्द होता है, कोई भी किसी भी मेंटल डिसऑर्डर को इस चीज़ पे बोलना वैसे भी बहुत ही गलत चीज़ है। ये थी आपकी पॉलिटी 7th क्लास एनसीईआरटी। इसके बाद हम पॉलिटी 8th क्लास शुरू करेंगे। यहाँ तक आप पूरा कीजिएगा, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके पॉलिटी 7th क्लास के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। पॉलिटी 6th क्लास के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डाल दिए जाएंगे, वो भी आप सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।